लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आइए हम आपको ले चलते हैं एक बहुत प्रेरक कहानी से मुलाकात करवाने के लिए। कहानियों से मिलने के लिए चलना होता है। कभी कभी कहानियाँ खुद से आपके पास आ जाती हैं और कभी कभी कहानियों के पास जाना होता है। लेखक की मेज का जो ये सिलसिला है, कहानियों के पास जाना या कहानियों का लेखक की मेज तक चले आना। आज हमारी खास मेहमान है भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी बांग्ला साहित्य की सुप्रसिद्ध और शीर्ष उपन्यासकार श्रीमती अनीता अग्निहोत्री। अनीता चट्टोपाध्याय जो विवाह के बाद अनीता अग्निहोत्री नाम से जानी जाने लगी कि बांग्ला में अनेक चर्चित कृतियां हैं। मसलन बहु जोनेर बहुस्वर, भूल बोना, प्लाबोन जोल, आमार घर ओ बाइर, महानदी, महुल दिहार दीन यानी महुल दिहार डेज, आईनाए मानुष नाय, पलाशेर आयु और ऐसी अनेक कृतियां हैं जिनमें उपन्यास, प्रबंध संग्रह और कविता संग्रह आदि शामिल हैं। अनीता ने बच्चों के लिए भी काफी कुछ लिखा है। इन दिनों नमक उत्पादन से जुड़े कृषकों के जीवन पर केंद्रित इनका बांग्ला उपन्यास लोबोनोक्तो, जिसका अंग्रेजी रूपांतर ए टच ऑफ सॉल्ट है, चर्चा के केंद्र में है। इस उपन्यास की कथा वाकई बेहद मार्मिक है, जो इस प्रकार है। त्रिभुवन पटेल महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च करने के लिए घर परिवार से निकल भागे और ब्रिटिश भारत में नमक कानून के ऐतिहासिक उल्लंघन का पात्र बन गए। हालांकि इतिहास में त्रिभुवन का कहीं जिक्र तो नहीं है, लेकिन अनीता ने वास्तविकता और कल्पना की बुनियाद पर उपन्यास की अद्भुत कथा बुनी है। त्रिभुवन एक अगरिया था जो कच्छ के रण में नमक की कटाई करने वालों में से एक था। आज नमक के मैदानों में कामगार अगरिया लोगों के लिए न तो पानी की सुविधा है, न एक सही घर और न स्कूल या अस्पताल। इन्हें उस कानून द्वारा रौंदा जा रहा है जिसने पूरे रण को जंगली गधों के लिए आरक्षित वन के रूप में चिन्हित कर रखा है। ऐसे में त्रिभुवन के पोते आजाद के पास एक बार फिर से सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल लोबोनोक्तो यानी ए टच ऑफ सॉल्ट त्रिभुवन और आजाद की कहानी पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है, जिसके पात्र अंततः रेत और नमक में दफन होने के लिए विवश हैं। अनीता जी, आप ए टच ऑफ सॉल्ट, आपकी किताब इन दिनों सुर्खियों में है और एक बहुत ही अद्भुत विषय आपने चुना है। महात्मा गांधी का वो दांडी मार्च और फिर नमक सत्याग्रह और ये तमाम चीज़ इन बातों को ले करके एक पूरी जो कथा बुनी है आपने और बीते दिनों के दौर से लेके आज से उसको रिलेट किया है। दिस इज़ वंडरफुल। तो ए टच ऑफ सॉल्ट का ख्याल आपको आया कैसे इस उपन्यास को लिखने का? I write in Bengali. I was interested in seeing the conditions of living of the Agarias, who are the salt makers. तो हम गए थे इनिशियली रन ऑफ कच्छ, छोटा रन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर, और उन लोगों से मिले, उनके लाइफ देखा, कैसे सॉल्ट बनता है देखा। खारागोड़ा जो विलेज है जहाँ से आके ये लोग माइग्रेंट फार्मर के हिसाब से, माइग्रेंट तो नहीं क्योंकि अपने गांव से वो लोग रन चले आते हैं जहाँ नमक बनता है जी। तो वहाँ आके 8 महीने रह जाते हैं साल के। वो सब हमने देखा। तो देखने के बाद मुझे लगा था कि उनके लाइफ पर, उनके लाइवलीहुड के ऊपर हम कुछ लिखेंगे जी। लेकिन हम उसके बाद जब अहमदाबाद गए और सत्याग्रह आश्रम गए, जो जिसको हम लोग साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, वहाँ पर जाके हमने काफ़ी, वहाँ के डायरेक्टर मुझे काफ़ी किताबें दिखाए और वहाँ पर एक सॉल्ट दांडी मार्च का जो रूट था उसका भी
चार्ट वगैरह था। तो मुझे लगा कि ये जो दांडी मार्च था, जो बेसिकली जो नमक के जो उपभोक्ता है उनके राइट्स के लिए गांधी ने जो टैक्स घटाने के लिए जो मांग की सत्याग्रह किया था, जो कि बाद में आज़ादी के सबसे बड़ा मूवमेंट में बिल्ड हो गया। तो ये दोनों को क्यों नहीं कनेक्ट करे? तो इसमें हम जो लिखना शुरू किए इन दिस नॉवेल में प्रेजेंट्स और पास्ट दोनों का एक बंधन हो गया, एक वीविंग जिसको बोलते हैं। खूबसूरती से किया है आपने तो हमने शुरू किया लाइफ ऑफ द सॉल्ट मेकर से, लेकिन हम वापस चले गए गांधी के जो सत्याग्रह है, दांडी मार्च शुरुआत के जो टाइम है उस समय में फिर हम फिर उनके पास वापस आए, फिर हम सॉल्ट मार्च में गए। और ये जो गांधी का जो सॉल्ट मार्च का एग्जैक्ट रूट था, उसको लेके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन पॉलिटिकल हिस्टोरियन वेबर ने उसको ठीक एग्जैक्टली ही फॉलोड दैट रूट बाद में। और उन्होंने कहाँ गांधी गए उसका पूरा चार्ट उन्होंने बनाया। तो हम भी ले गए, लेकिन मेरे नॉवेल में जो यूनिकनेस है वो है हम एक अगारिया या सॉल्ट मेकर त्रिभुवन सिंह, उनको हम गांधी के साथ भेजा। जो गए नहीं थे एक्चुअली, रियलिटी कोई अगारिया गए नहीं, तो हमने पूरा मार्च को उसके दृष्टिकोण से देखा। अच्छा, अगारिया के दृष्टिकोण से। उनके जो तीन जो जनरेशन है, त्रिभुवन सिंह, उसके बेटा, फिर उसका जो ग्रैंडसन आजाद, वो जो अभी भी है। तो इन लोगों के 3 जनरेशन के थ्रू हमने ये इतिहास को देखा। तो ये सोचता है त्रिभुवन सिंह कि अच्छा, अगारिया कोई क्यों नहीं गया गांधी के साथ? मतलब हम जैसे एक सवाल है। अच्छा, गांधी रन क्यों नहीं गए? गांधी दांडी क्यों गए? एक्चुअली गांधी का जो रूट मैप था वो भी तो पॉलिटिकली बनाया गया था। बिल्कुल। इट वाज बिल्ट इन अ वे, डन इन सच अ वे दैट गांधी पासेस थ्रू सर्टेन विलेजेस जहाँ पर उनके समर्थक बहुत ज्यादा है। कुछ विलेजेस उन्होंने अवॉइड किया, जैसे जो देसी किंग्स है, इंडियन किंग्स थे, उनके किंगडम को अवॉइड किए हैं। जहाँ पर खिलाफत आंदोलन का असर ज्यादा था, वो सब गांव उन्होंने अवॉइड किया और वो दांडी गए। तो ये रूट जो था, ये तो त्रिभुवन को मालूम नहीं था, ये तो पॉलिटिकल घटना है। बट व्हाट आई एम शोन इन द एंड कि अभी भी जो जिंदगी है अगारिया की, तो वो कैसे जिंदगी है? दे स्टे they work on a desert which has now become a sanctuary, because this is the old habitat of the wild ass, which is a near extinct animal in Asia now. तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या किया, 5000 हेक्टेयर को सेंचुरी बना दिया। लेकिन वहाँ पर जो लोग मैंने सदियों से काम खेती कर रहे थे नमक के, hundreds of years, तो उन लोगों का क्या हुआ? वो तो दरबदर हो गया है। क्योंकि उसमें क्या हो गया, सेंचुरी एक बार होता है ना, तो कानून के अनुसार आप वहाँ ना कंस्ट्रक्शन कर सकते, कुछ नहीं बना सकते हैं, पूरा बैन हो जाता है। पाइपलाइन भी वाटर ले नहीं कर सकते। तो अगारिया को ऐसा लगता था, आजाद को ऐसा लगा कि इससे तो ब्रिटिश अच्छा था। ब्रिटिश जब थे, हम लोग को एक पाइपलाइन दिया था यहाँ तक, वो अभी बंद हो गया। सरकार ने कहा हम लोग नया पाइपलाइन देंगे, लेकिन तब उसके पहले सेंचुरी हो गया। अभी वहाँ पर बच्चे माँ बाप के साथ आते हैं, साल में 8 महीने रहते हैं, उनको भी स्कूल चाहिए। स्कूल है, लेकिन वो कैसा स्कूल है? पहले तो झोपड़ी में स्कूल चलता था, लेकिन अभी तो सब कुछ बहुत डेजलिंग हो गया ना एजुकेशन के आने के बाद। तो ये जो स्कूल्स है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़े बड़े बसेस को वहाँ पर लगा के स्कूल बना दिया है। अच्छा, बसेस में स्कूल? हाँ, बसेस मतलब दिखने में अच्छा है, उसके सीटिंग कैपेसिटी है, उसमें आप कुछ लिख सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन वो बहुत गर्म हो जाता है। कैसे बस में बैठ के स्कूल कैसे बच्चे क्लास करेंगे? बस में आपको ये देख के मुझे आश्चर्य लगा, बस के अंदर जो आपका डीजल का जो टैंक है ना, टैंक है, उसको हटा के पानी का छोटा सा टैंक बैठा है। लेकिन जिस समय रन में ये नहीं आता है, मतलब पानी के सप्लाई, वो टैंक भी खाली रहता है, बच्चे प्यासे बैठ के क्लास करते हैं। अभी भी? हाँ, अभी भी है। क्योंकि पानी का जो सप्लाई है ना, वो पीएचडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी ठीक समय आ जाता है, कभी नहीं आता है, उनको फोन करना पड़ता है। तो मतलब ये रियलिटी देखिए, ये तो इंडिया के डेवलपमेंट रियलिटी है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन उसके लिए तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना लोगों के साथ। बिल्कुल। अब वाइल्ड ऐसा है, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पानी का पूरा प्रबंध कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो जानवर है, इसकी जरूरत कम है, लेकिन उनका पानी का प्रबंध है, भरा रहता है, वो पानी पीते हैं। लेकिन जो इंसान वहाँ काम करते हैं, उनको पानी नहीं, उनके पानी है, लेकिन वो मर्जी पर है
मतलब ठीक समय में आया तो पानी है, ठीक समय में नहीं है तो नहीं है। नहीं है। तो ये जो पूरा रियलिटी है, व्हाई डज इट हैपन, इनमें हमने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया। ये जो नमक का जो इलाका है, तो उस इलाके के गांवों में कुछ घूमी हैं आप, उन गांवों की क्या हालत है और उन्होंने क्या, मैंने सुना है कि कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं उन लोगों को सॉल्ट एरिया की वजह से, क्या ऐसा भी आपने पाया? ये जो पानी है इसको हमेशा अगर ये अपने पैर से हिलाता रहता है, हाँ। उसके पास जंतारा बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी हिलाता है, उसके पैर में हमेशा सॉल्ट लगा रहता है जी। तो वो सूख जाता है उसके स्किन पर। तो मुश्किल इसलिए होती है। कहावत है, हाँ। जो कोई भी अगरिया जब उसका डेथ हो जाता है, हाँ। तब वो आग में उसके पैर नहीं जलता है, पूरा जलता नहीं है। सैड। हाँ, तो उसको फिर अलग से दफनाना पड़ता है। ये कहावत है, लेकिन ये सही है क्योंकि पैर की कंडीशन काफी खराब है। जिस हालत में ब्रिटिश ने उस गांव को छोड़ा, हाँ। उससे कंडीशन उतना अच्छा नहीं हुआ है जी। और ये जो छोटा रन है ना, ये 6 जिलों में बटा हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? ये सुरेंद्रनगर से शुरू होता है, इसके साथ और 5 जिले हैं जी। तो ये जो सब बहुत जिले में बांटा होने से क्या होता है, इसका जो डेवलपमेंट का काम, ये कोई एक हाथ में नहीं है, सही। ये काफ़ी एजेंसीज के पास है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। जी। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ। सेकेंडली प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्ट मेकर का, क्योंकि वो 8 महीना जो सॉल्ट में काम करते हैं, एक तो वो जो रन का मिट्टी है, जी। वो पहले समंदर था, उसमें नमक का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जी। उसमें खोद के पानी निकाला जाता है, फिर पानी को बहाया जाता है जी। सॉल्ट फील्ड के रूप से, चैनल करके, फिल्टर करके। नहीं फिल्टर नहीं, फील्ड चैनल के हिसाब से, ठीक है। एक फील्ड से दूसरा। जी। और सूरज के जो रे है उससे वो कॉन्सेंट्रेट होता है, क्रिस्टलाइज होता है। तो ये एक विडंबना जो है वहाँ के उन नमक से काम से जुड़े जो ग्रामीण हैं, विलेजर्स हैं, उनके साथ ये विडंबना है, पाँव में नमक का लगा रहना। अनीता जी, आप ब्यूरोक्रेट रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आईएएस अधिकारी रही हैं और उड़ीसा कैडर से हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एक बहुत अद्भुत सी बात लगती है आपने, और आपने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, मतलब बांग्ला साहित्य में यू आर अ बिग नेम, और बाहर भी जो जिन किताबों का ट्रांसलेशन आपका बहुत सारी किताबों का हुआ है, लेकिन अपनी मातृभाषा से जो आपका प्यार है, मतलब आई रियली सैल्यूट यू। बांग्ला में ही क्यों लिखी हुई? अंग्रेजी भी आप उतना ही फर्राटा जानती हैं, बांग्ला में ही क्यों? नो, आई थिंक बंगाली जो लैंग्वेज है, जो मेरी मातृभाषा है, हम उस पर सोचते हैं, और जिस भाषा में हम सबसे स्ट्रॉन्ग हैं उसी भाषा में साहित्य का रचना करना चाहिए। तो आप इंग्लिश में हम एडिटर एंगेज करके फिर लिख के कुछ बना सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इन इंग्लिश। सो नाउ ट्रांसलेशन इज अ प्रोफेशनल जॉब। आई हैव गॉट फ्रेंड्स वर एक्सीलेंट ट्रांसलेटर्स। ठीक है, लेकिन ये मातृभाषा के लिए जो प्यार है, ये बहुत नॉर्मल है। नहीं, लेकिन ठीक है, जनरली ये हम कम देखते हैं, बट आप में वो है। आपकी और जो किताबें हैं, जरा उनका जिक्र हम अपने एक्चुअली हमने पिछले 10 साल में जी। बेसिकली आई हैव फिनिश्ड 2 ट्रिलॉजीज ऑफ 6 नॉवेल्स इन लास्ट 10 years। वंडरफुल। एक तो बिग नॉवेल्स है, हाँ। जैसे महानदी, महाकांतर एंड प्लावन जॉल, which is a series of, basically there are rivers at the center, Yeah. but these are about lives of people who live along the river, Yeah. and also the conflicts that have happened around the areas. Yeah. So it is basically about contemporary India. हाँ. And the other 3 short novels, one is Kaste. Kaste is the sickle, which has been translated as the sickle. Yeah. And the other is Lobonakto, which has been translated Touch of Salt. जी, बिल्कुल. And the third one I've written this year, which is on a forest. Okay. And the people who live in the forest, it is called Meghasani. It is on the Shimilipal forest. Achha. So these 3 short novels again are environment-based trilogy. I have not thought about them like that, but after writing, I can see I can kind of classify 3 big novels, short novels, and I am quite satisfied with the work I have done in last 10 years. अनीता जी, अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताइए थोड़ा परिचय। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता में, बंगाली मिडिल क्लास फैमिली। माय पेरेंट्स हैड बोथ माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल, व्हिच इज नाउ बांग्लादेश, एंड सो वी आर बेसिकली फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। बट माय फादर ऑलरेडी हैड अ जॉब इन कलकत्ता बिफोर पार्टीशन। क्या नाम था? अनिल कुमार चट्टोपाध्याय। अच्छा, माँ सो का? नमिता चट्टोपाध्याय जी। So they didn't have to start their lives in refugee camps, but they had a small flat where and they got married in 1946, 1 year before partition. Okay. So we started, we are a very kind of, I would say, middle class family, but the focus on education, focus on reading,
parents used to read out from classics, Bengali classics, from Rabindranath, Vibhutibhushan, from Jivanananda Das. Ji. Very regular in Bengal. This is a very common practice in Bengal, at least in our times. Ji. And we were exposed to a lot of books. So I started writing when I was very small. 5 साल की उम्र में मैं कविता माय गॉड बोलती थी, मतलब अच्छा, कंपोज करते जी। हमको लिखना नहीं आता था, तो मेरे माँ पिताजी उसको लिख लेते थे। उसके बाद जब हमने लिखना सीखा तो हमने लिखना शुरू किया। क्या बात। When I was 12, my first poem came out in Sandesh, a magazine edited by Satyajit Roy. जी। And from there, I have been writing. First, I used to write only poetry, then I parallelly wrote prose, short stories and novels. Then I got into IAS. Yeah. So I'm not a bureaucrat turned writer. I'm a writer turned civil servant. क्या बात। So आपके हस्बैंड भी तो IAS में वो भी हमारे बैचमेट ही है, सतीश जी। हाँ, सतीश जी, वो भी हिंदी में लिखते हैं, पॉलिटिकल सैटर्स और काफ़ी चीज़ पर लिखते हैं। सर्वाइवल ऑफ गर्ल चाइल्ड के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया, उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। जी। और IIT में सर्विस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने IIT में 8 साल पढ़ाया, अभी भी विजिटिंग फैकल्टी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी एक्टिव विथ हिज he's interested in energy, nutrition, girl child survival, बहुत अच्छा। a lot of things. So I love a story. Satish and Anita. Huh? Which year? Which year? कौन सा साल? Yeah, when we went to academy for our training, हाँ, मसूरी। Mussoorie, that is 1980. Then we got married in 1982. अच्छा। You have one daughter ना? My one son and one daughter. My son is older. हाँ। He is teaching political science. In Calcutta University. No, he is teaching in Ashoka University, Achha. which is in Sonipat. Great. But he has done his studies in US. He is actually a electronics engineer who has done Wonderful. MS in US. Ji. Then he did MS in public policy in US. Then he did in political science. He did his PhD from University of Berkeley, California. Great. And my daughter she is a practicing advocate in Supreme Court. Great. So Great. she stays in Delhi. बहुत अच्छा। आप नए जनरेशन के ऑथर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं अनीता जी? I would say that it's a long, quiet journey in Indian writing. जी। Everybody doesn't become a celebrity. जी। But if you're serious about writing, जी। just rediscover yourself with every new book. You should not look at any other thing, because we are not made famous or rich by writing in Indian writing practice. जी। But there is a lot you get out of writing. In my own life, writing has been a constant support for me. And in my difficult days in surveys, difficult personal days, is writing which stood by me. So it's a reward in itself. Naturally. बहुत शुक्रिया।